हेलो फ्रेंड्स, मैं मार्तन संस्थान से धीरेन्द्र द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं कि हम लोग मार्तन संस्थान का ऐप लॉन्च कर चुके हैं। इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग परचेज करिए, जिससे कि आप दूर दराज से जो बच्चे हमारे संस्थान में आते हैं उनको समस्या होती है पढ़ने का, अप डाउन करने का, तो इस ऐप को परचेज करने के बाद आप कहीं पर भी बैठकर हमारी ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। 1 अप्रैल से हमारी मार्तन टीम की पूरी संस्थान आपको लाइव क्लासेस देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको संविधान पढ़ा रहा था, जिसमें से मैं आपको संविधान के अनुसूचियां और भाग बता चुका हूं। उसी क्लास को मैं कंटिन्यू रखता हूं और आज मैं आपको संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताने जा रहा हूं, जो कि आपके हर एग्जाम में आते हैं, सुपर टेट से लेकर टेट और सभी एग्जामों में यहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ध्यान दीजिएगा, एक एक अनुच्छेद मैं आपको यहाँ पर व्यवहारिक बताऊंगा, जिसके बाद आपको अनुच्छेद रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक अनुच्छेद आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14, सारे आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने कि आप 395 आर्टिकल पढ़ें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात हो रही है, तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। अर्थात बच्चों इसका मतलब क्या होता है? विधि का मतलब कानून सबके लिए एक है। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हो गया कि कानून सबके लिए एक है, वो चाहे आपके भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, कानून सबके लिए एक है। वो किसी जाति धर्म के आधार पे हम लोग कानून के समक्ष मतलब कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए क्या है? एक है। यानी कानून सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों के लिए एक है। तो आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अर्थात आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी धर्म का मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जाति का मतलब आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। लिंग आप स्त्री हैं, पुरुष हैं। वह जन्मस्थान आपका भारत के अंदर कहीं पर भी जन्म हुआ हो। अर्थात धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर हम भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ भेद नहीं करेंगे कि आप तमिलनाडु में जन्मे हैं, आपके साथ अलग व्यवहार किया जाए, हम उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाए। अर्थात संविधान में आर्टिकल 15 बताया गया है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर हम भारतवासियों के लोगों के साथ भेद नहीं कर सकते। और ये आपका बच्चों मौलिक अधिकार आता है। ये क्या आता है? ये मौलिक अधिकार है आपका, ये फंडामेंटल राइट्स है। ऐसा आपके साथ कोई नहीं कर सकता है। अगर ऐसा आपके साथ कोई करता है तो इसके खिलाफ आप उसके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं। अर्थात ये इसके खिलाफ आप लोग न्यायालय जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत
मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 16 कहता है अवसर की समानता। इसको समझेंगे। अवसर की समानता अर्थात इसको अगर हम डिटेल में बताना चाहें तो इसका अर्थ होगा लोक नियोजन में, लोक मींस पब्लिक होता है, जनता होती है, लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकार के द्वारा अगर कोई भी योजना निकलती है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, कोई भी विज्ञप्ति निकलती है, तो इस विज्ञप्ति में हम लोग क्या है, हम लोगों के लिए समान अवसर दिया गया है। वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आपका चाहे आप किसी भी जाति के हो। लोक नियोजन का मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सबको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, किसी जात धर्म को इससे अलग नहीं रखा जाएगा। तो इसको बोलते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता। चलिए एक बार 3 आर्टिकल में आपको फिर से रिवीजन कराता हूँ। आर्टिकल 14 बच्चों कहता है विधि के समान समानता। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। और आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता अर्थात सरकार के द्वारा जो योजनाएं निकाली जाती हैं उसमें सबको समान अवसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 17 किताबों में लिखा हुआ है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप नीचे कास्ट के हैं, हमको छुइए नहीं। छुआछूत का अंत किया गया है, यानी किसी भी विद्यालय में छुआछूत को लेकर हम लोग वहां पर बहस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, कोई भी छुआछूत वाला यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो। तो आर्टिकल 17 में यही बात कही गई है कि मंदिर मस्जिद सबके लिए एक है। ऐसा नहीं कि वहां पर ब्राह्मण जा सकता है, क्षत्रिय जा सकता है। मंदिर मस्जिद और हमारे समाज में भी सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, और इसी के तहत छुआछूत का अंत किया गया है। यह आपका मौलिक अधिकार है। पहले क्या होता था, बड़े बड़े साहूकारों के हम लोग घर जाते थे तो हम लोगों को वो लोग अपने बराबर में नहीं बिठाते थे, जमीन में बिठाते थे। यहाँ तक कि मनुस्मृति में अगर कोई नीचे जाति का बंदा अगर किसी मार्ग से गुजर जाता था तो उस मार्ग में गंगा जल छिड़काया जाता था। तो जब संविधान बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज यहाँ पे देन है कि उन्होंने आर्टिकल 17 यहाँ पे मौलिक अधिकार में डाला, जिसके तहत यहाँ पे छुआछूत का अंत किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 18 बच्चों ध्यान देंगे। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। जब तक संविधान नहीं बना था लोग बड़ी बड़ी उपाधियां अपने नाम के आगे लगाते थे, तो आर्टिकल 18 बनाकर इसको खत्म किया गया, उसको मौलिक अधिकार में डाला गया कि अब कोई भी किसी प्रकार की उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। हाँ, 2 चीजों को छोड़कर बच्चों, एक रक्षा अर्थात डिफेंस के द्वारा अगर हमें कोई भी उपाधि मिली है तो वो हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। दूसरा आपका डिफेंस के बाद आपका होता है शिक्षा में अगर हम पीएचडी कर रखे हैं, एमबीबीएस कर लिया है, तो हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। बाकी किसी भी क्षेत्र में हम उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, परंतु
रक्षा और शिक्षा को छोड़कर, शिक्षा में अगर हम पीएचडी करते हैं तो अपने नाम पे डॉक्टर लगाएंगे, रक्षा में अगर हमको कर्नल मेजर या फिर आपको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं तो रक्षा में हम वहां पे अपनी उपाधि को लगा सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। अभी तक बच्चों मैंने आपको 4 आर्टिकल पढ़ाए हैं, माइंड में फिर से एक बार इसको रिवीजन करिएगा। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समझ समानता, अर्थात कानून सबके लिए एक है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग व जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं निकलेंगी उसमें सबका समान हक होगा। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत, समाज से छुआछूत जैसी बीमारी को हम लोग दूर करेंगे। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने अनुच्छेद 19 लिखा हुआ है जहां पर है वाक स्वतंत्रता, अर्थात बेटा बोलने का अधिकार। भारत में रहने वाले सभी को बोलने का अधिकार है, लेकिन हाँ मर्यादा के अंतर्गत आप किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे कि आपको बोलने का अधिकार आर्टिकल बना दिया गया तो आप उसको गाली गलौज करेंगे। बोलने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मतलब कि आपको कोई भी बोलने से नहीं रोक सकता है। और इसी आर्टिकल के पार्ट में आपका आता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो हमारे न्यूज़पेपर छपते हैं इसी 19 के सब पार्ट में आते हैं आपका प्रेस की स्वतंत्रता। इसी आर्टिकल के तहत जब आपके यहाँ पे बच्चियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास से लड़ने का अधिकार मांगती है कि आप उनसे लड़ती हैं सास से। हाँ लेकिन ये ध्यान दीजिएगा लड़ने का अधिकार है, लेकिन कैसे बोलने का, ऐसा नहीं गुस्से में अपना आराम से आपने हुर्सा बल्ला चिमटा उठाया और उनकी खोपड़ी में जाकर मार दिया। यहाँ पर सिर्फ बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हो, बोल मतलब मुंह के द्वारा लड़ाई लड़ सकते हो। ये नहीं कि आप अपने अस्त्र शस्त्र एकदम दुर्गा जी काली जी बन जाए और वहां पे युद्ध करना चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 19 कहता है आपका बोलने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुच्छेद 20 देखिए बच्चों सामने क्या लिखा है, आर्टिकल 20 में क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, अर्थात आर्टिकल 20 के तहत आप तब तक अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक आपका अपराध सिद्ध न हो जाए। आप कितने भी अपराध किए हों, लेकिन जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होगा आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। ये बात आर्टिकल 20 में कही गई है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि। आपने अपराध किया है लेकिन पहले उसका दोष सिद्ध होना चाहिए, और जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं होगा आप अपराध नहीं माने जाएंगे। और इसी आर्टिकल के तहत कहा गया है कि एक कुकर्म करने के बाद, मान लेते कोई आपने कुकर्म कर दिया, कोई आप कांड कर देते हैं, तो एक कुकर्म करने के बाद आपको सजा एक ही बार मिलेगी कि आपने किसी का बलात्कार कर दिया और आपने उसकी 20 साल की सजा पहले भुगत आए हैं, फिर हाईकोर्ट से 20 साल की सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फिर आपकी 20 साल बढ़ा दी गई। ये नहीं, अगर एक बार आप सजा भुगत चुके हैं तो आपको दोबारा एक ही कुकर्म के लिए सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि। जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, और एक कांड के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के आर्टिकल आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा
अनुच्छेद 21 किताबी भाषा में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको शब्दावली समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या मतलब हो गया। जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 कहता है आपके जीवन जीने का अधिकार, अर्थात जब आप बालिग हो जाते हैं, जब लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं और लड़के 21 साल के हो जाते हैं, तो इस आर्टिकल को वो लोग फॉलो कर सकते हैं, अर्थात अपनी स्वेच्छा से 18 साल होने के बाद वो लड़कियां किसी से शादी कर सकती हैं। यही तो जीवन जीने का अधिकार हुआ कि 18 साल के बाद होने के बाद क्या है, वो अपनी स्वेच्छा से शादी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जीवन जीने का अधिकार आपको मौलिक अधिकार दिया गया कि आपको जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करा सकता है कि नहीं आप ऐसा करिए वैसा करिए। जीवन जीने का अधिकार, आपका जीवन खुद का है, आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में क्या है बच्चों, जीवन जीने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 22 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी समझ गए हैं, मुजरिम को बंदी बोलते हैं, बंदी बनाना, और प्रत्यक्ष माने होता है सामने, करना मतलब पेश करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अगर कोई भी मुजरिम कोई भी कर्म करता है, कुकर्म करता है, तो उसको बंदी बनाइए और 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने पेश करिए। आने जाने का समय हटाकर 24 घंटे के अंदर उस बंदी को न्यायालय में पेश किया जाए। यही बात आर्टिकल 22 में कहा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोई थाना डिसाइड नहीं करेगा कि आप मुजरिम है कि नहीं मुजरिम है, थाना कोई डिसाइड नहीं करेगा, न्यायालय डिसाइड करेगा आपका कि आप मुजरिम हैं कि नहीं मुजरिम हैं। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एक बार आप लोग बिना देखे सारे आर्टिकल का रिवीजन फिर से करेंगे बच्चों। आर्टिकल 14 क्या कहता था, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या कहता है, धर्म जाति लिंग व जन्मस्थान के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 16 कहता है आपका अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता अर्थात आपके बोलने का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि अर्थात जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार और आर्टिकल 22 कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 कहता है बच्चों बलात्श्रम पर रोक। इसको पूरा डिटेल समझेंगे कि किसी भी मानव का दुर्व्यापार हम लोग नहीं करेंगे। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हम लोगों ने पकड़ लिया और उनको ले जाकर उनकी किडनी बेच दिया, आंख बेच दिया, मानव का हम लोग व्यापार कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं। आर्टिकल 23 में इस बात को रोका गया है कि बलात्श्रम पर रोक, मानव को दुर्व्यापार नहीं करेंगे, मानव के साथ हम लोग दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग भीख नहीं मंगाएंगे। ये सब बातें आर्टिकल 23 में कहा गया है बलात्संग पे रोक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम क्या होता है, अर्थात बाल का मतलब छोटे, 14 वर्ष से छोटे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष से छोटे बच्चों से हम लोग जोखिम भरा काम नहीं कराएंगे। जोखिम भरा काम का क्या मतलब हो बच्चों, यहाँ पर किसको हम किसी सरिया फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे, किसी ईंट के भट्टे में नहीं लगाएंगे, किसी मतलब बड़ी फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे जहां पर लोहा बनता हो। हाँ,
14 साल से छोटे बच्चों से हम लोग जोखिम भरा काम नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ छोटा मोटा काम करा सकते हैं। मान लेते हैं उसका गार्जियन नहीं है, वो 14 साल का है, अपने घर का बड़ा बच्चा है, तो वो छोटा मोटा काम कर सकता है जिससे उसका जीविकोपार्जन हो सके। तो 14 वर्ष से छोटे बच्चों के साथ क्या होगा कि वो जोखिम भरा कार्य नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 24 है जहां पर बाल श्रम पर रोक की बात कही गई है। तो ये आज मैंने आपको 11 आर्टिकल बताए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। ऐसी सीरीज मैं आपको बताता रहूंगा और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए और हमारे ऐप को जल्दी से जल्दी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और इसे परचेज करिए, जिससे कि दूर दराज बैठे हुए बच्चों को घर बैठे इसकी सुविधा मिल सके। ये आपका 25 मार्च तक है आपका, जो आपका डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। इसके बाद ये पैक हमारा महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से हम आपको लाइव क्लासेस देंगे, रेगुलर क्लासेस देंगे सुपर टेट की, कि आप सभी लोग घर बैठे पढ़ सके। धन्यवाद।